नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज आपके लिए बहुत ही रोचक विषय लेकर आई हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल के बारे में जाना। आज हम चतुर्थ काल, आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जल्दी से अपनी कॉपी व पेन उठा लीजिए। हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। हमारा आज का शीर्षक है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम देखेंगे आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। बच्चों, इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना तथा विचारों ने जन्म लिया। इस काल में धर्म दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आधुनिक काल सभी प्रकार के चहुमुखी विकास का काल था। बच्चों, आधुनिक काल के अंतर्गत 6 भागों में इसे बांटा गया है। आधुनिक काल का एक छोटा सा चित्र आपके सामने है। मैं इसको आपको विस्तार से बताती हूँ। आधुनिक काल को 6 युगों में बांटा गया है। हम देखेंगे। पहला युग है हमारा भारतेंदु युग। पहला युग है भारतेंदु युग। दूसरा है द्विवेदी युग। तीसरा छायावादी युग। चौथा प्रगतिवादी युग। पांचवा प्रयोगवादी युग और छठवां है नई कविता। इनकी समय सीमा भी निर्धारित है बच्चों। हमारा भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 ईस्वी, छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 और नई कविता 1950 से अब तक। बच्चों, ये समय सीमा हमें याद होनी चाहिए कि किस युग की समय सीमा कब से कब तक है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। हमारा पहला युग है भारतेंदु युग। पहला युग है भारतेंदु युग। इस युग में हिंदी कविता का जागरण काल है। ये जो युग है हिंदी कविता का जागरण काल है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। बच्चों, यह युग हिंदी कविता का जागरण काल है और इसी को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। विशेषताएं हैं राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग और काव्यानुवाद की परंपरा। बच्चों, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से विशेषताएं आपके समक्ष हैं। आप इन विशेषताओं को याद करें और शीर्षक के आधार पर हम इन विशेषताओं को विस्तृत करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम पहला देखेंगे राष्ट्रीयता की भावना, तो हम लिख सकते हैं कि भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावनाओं से संबंधित कविताएं लिखी गईं। इसी प्रकार हम अन्य विशेषताओं को भी विस्तृत कर सकते हैं। भारतेंदु युग के कवि एवं उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग के कवि एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
ये भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं और इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम रखा गया है। प्रथम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। अगले राधा चरण गोस्वामी। इनकी रचना है नवभक्त माल। फिर हैं जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता और देवयानी। अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म। और अगली रचना है हो होरी। हमारे अगले कवि हैं बद्री नारायण चौधरी। इनकी रचना है लालित्य लहरी और जीर्ण जनपद। बच्चों, यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए कई कवियों के नाम हैं। आप इनमें से कम 4 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं अवश्य लिखें और उनको याद भी करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर बना है। हम देखेंगे यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। काव्य में सामाजिक तथा पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ। विशेषताएं: देशभक्ति अर्थात देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं हुई, वर्णन प्रधान कविताएं, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण और खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप इसी युग में प्रयोग किया गया। कवि एवं उनकी रचनाएं: पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है काव्य मंजूषा और सुमन। मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, जयद्रथवध और साकेत। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचना मिलन, पथिक, मानसी। और हमारे अंतिम कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, रस कलश और चुभते चौपदे। इस प्रकार ये होता है द्विवेदी युग। अगला युग है छायावादी युग। अगला हमारा युग है छायावादी युग। छायावादी युग में आप देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने छायावाद की परिभाषा दी है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, वही छायावाद है। ये परिभाषा किसने कही है बच्चों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। विशेषताएं देखिए, व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्यानुभूति, वेदना और करुणा का आधिक्य। और अगला है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। फिर नारी के प्रति नवीन भावना, जीवन दर्शन, अभिव्यंजना शैली का प्रयोग। इस प्रकार हम छायावादी युग की विशेषताएं लिख सकते हैं। अब हैं छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएं। बच्चों, ये जो प्रथम 4 कवियों के नाम लिखे हुए हैं, ये छायावाद के
4 स्तंभ भी कहलाते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं वे ये चारों कवि हैं। बच्चों याद रहेगा, छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। हम इनको संक्षिप्त में कहते हैं प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। इस प्रकार आप छायावाद के 4 स्तंभों के नाम भी याद कर सकते हैं। हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं कामायनी, लहर, आंसू और झरना। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव, ग्रंथि, गुंजन और वीणा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की रचना परिमल, अनामिका और तुलसीदास। महादेवी वर्मा जी की रचना देखिए रश्मि, नीरजा और निहार। और इसी प्रकार एक अन्य कवि भी इसमें लिखे हुए हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। इनकी रचनाएं हैं निषिद्ध, चित्ररेखा और आकाश गंगा। इस प्रकार हम इन कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिख सकते हैं। बच्चों, छायावाद के बाद एक और वाद बीच में है जिसे रहस्यवाद कहते हैं। ये छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का वाद है। इसे हम कहते हैं रहस्यवाद। रहस्यवाद जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, छिपी हुई बात। रहस्य अर्थात छिपी हुई बात। रहस्यवाद में हम देखेंगे रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों को प्रिय रहा है। बच्चों, रहस्यवाद की समय सीमा निर्धारण करना, काल निर्धारण करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह सृष्टि के प्रारंभ से ही कवियों को प्रिय रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। रहस्यवाद का अर्थ है छिपी हुई बात, अर्थात वह विचारधारा जिसका आधार अज्ञात हो, उसे हम रहस्यवाद कहते हैं। विशेषताएं देखेंगे बच्चों। पहला है जिज्ञासा की भावना, दूसरा अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, तीसरा प्रतीकों का प्रयोग, चौथा परमात्मा से विरह मिलन का भाव, पांचवा दाम्पत्य प्रेम पद्धति और छठवीं विशेषता हमारी है मुक्तक गीति शैली। इसके प्रमुख कवियों के नाम भी लिखे हुए हैं कबीर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा। बच्चों, इनमें से ज़्यादातर नाम छायावाद में भी आए थे। अक्सर हमसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है। ये हमें याद होना चाहिए कि छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है। छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है, जबकि रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता होती है। छायावाद में भावना की प्रधानता होती है, जबकि रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। यह प्रकृति मूलक है और इसकी प्रकृति दार्शनिक है, अर्थात रहस्यवाद की प्रकृति दार्शनिक है। बच्चों, एक बार फिर देखेंगे, छायावाद में कल्पना की प्रधानता है तो रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता। छायावाद में भावना की प्रधानता है तो रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता। यह प्रकृति मूलक है तो इसकी प्रकृति दार्शनिक है। इस प्रकार हम छायावाद और रहस्यवाद के अंतर को याद कर सकते हैं। अगला है प्रगतिवादी युग।
राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी कविता में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर प्रमुख है। प्रगति का अर्थ है चलना, आगे बढ़ना, अर्थात यह वह वाद है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। बच्चों, आप प्रगतिवाद की विशेषताएं याद कर लेंगे। विशेषताएं में देखिए, शोषक के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। दूसरा है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, ईश्वर के प्रति अनास्था, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। पांचवी विशेषता है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। अगली विशेषता है प्रतीकों का प्रयोग। और इसके बाद हमारी अगली विशेषता है सरल शैली को अपनाना। इस युग में कवियों ने सरल शैली को अपनाया। इसके कवि हैं नागार्जुन, युगधारा सतरंगे पंखों वाली। दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनकी रचना है युगवाणी और ग्राम्या। तीसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है कुकुर मुत्ता। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है जीवन के गान और हिल्लोल। ऐसे ही अगले कवि हैं त्रिलोचन, इनकी रचना है धरती और अगली रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ। इस प्रकार हम प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी रचनाओं को लिख सकते हैं। अगला युग है प्रयोगवादी युग। हमारा अगला युग है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग में देखेंगे बच्चों, सन 1943 में सच्चिदानंद, हीरानंद, वास्यानंद अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई। बच्चों, इस लहर को उठाने का श्रेय किसे जाता है? अज्ञे जी को। विशेषताएं देखेंगे, नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। तीसरी विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता। अगली विशेषता निराशावाद की प्रधानता। पांचवी विशेषता है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। अहम की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मुक्त छंदों का प्रयोग और व्यंग की प्रधानता। इस प्रकार प्रयोगवादी युग की इन विशेषताओं को आप लिखेंगे। प्रमुख कवि हैं अज्ञे, जिनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर और इत्यलम। हरी घास पर क्षण भर और इत्यलम। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। तीसरे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना है बांस के पुल, काठ की घंटियाँ। फिर है मुक्तिबोध, जिन्हें हम गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना है धूप के धान, नाश और निर्माण। इस प्रकार हम प्रयोगवादी युग के कवियों के नाम और उनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। हमारा अगला युग है नई कविता। बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है नई कविता। नई कविता भारतीय स्वाधीनता के अनंतर लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिन्होंने नए भाव बोध,
नए मूल्यों और नूतन शिल्प विधान को अन्वेषित और स्थापित किया। बच्चों, नई कविता अर्थात इसमें नए भावबोध थे, नए मूल्यों का प्रयोग किया गया, नए शिल्प विधान को अपनाया गया। इस प्रकार इस समय को नई कविता का नाम दिया गया। विशेषताएं हैं: लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नवीन प्रयोग किए गए, क्षणवाद को महत्व, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, कुंठा, संत्रास और मृत्युबोध, नवीन बिंबों का प्रयोग और व्यंग्य रचनाएं। इस युग में व्यंग्य रचनाएं भी की गईं। कवि और उनकी रचनाएं: भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। दुष्यंत कुमार की रचनाएं देखेंगे: सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप। श्रीकांत वर्मा की रचनाएं: दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण। रघुवीर सहाय की रचना देखिए बच्चों: हंसो हंसो जल्दी हंसो। जैसा कि हमने कहा था व्यंग्य रचनाएं भी की गई, तो ये इनकी व्यंग्य रचना है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। अगली रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। अगले कवि हैं नरेश मेहता। इनकी रचना है बोलने दो चीड़ को और उत्सव। इस प्रकार हम कवि और उनकी रचनाओं को याद करेंगे। बच्चों, आपको सारे कवियों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पसंद की सुविधा के अनुसार 4 कवि और उनकी 2-2 रचनाएं याद कर लेंगे। आगे हम देखेंगे सभी युगों को मैंने एक साथ एक नज़र में संक्षिप्त रूप से इस पेज पे लिखा है। हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहला है भारतेंदु युग। यह युग हिंदी कविता का जागरण काल है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। दूसरा, द्विवेदी युग। यह युग हिंदी कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। सामाजिक व पौराणिक विषयों का विस्तार भी हुआ। तीसरा है छायावादी युग। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, वही छायावाद है। अगला है प्रगतिवादी युग। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगति का अर्थ है चलना, आगे बढ़ना। अगला युग है प्रयोगवादी युग। सन 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी, जिसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। अज्ञे जी ने कहा है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। नई कविता देखिए। नई कविता भारतीय स्वाधीनता के अनंतर लिखी गई कविताओं को कहा गया, जिन्होंने नए भावबोध, नए मूल्यों को स्थापित किया। इस प्रकार बच्चों, आप ऐसी तालिका बना लेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी से 6 युग और उनमें अंतर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आप सभी अपनी कॉपी में इसे लिखें एवं याद भी करें। बच्चों, मैं ऐसे ही आपके लिए सरल तरीके से विषय वस्तु लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।